चलिए एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक बार बता देना अगर विजिबल है तो। हाँ जी ओके सर। सर, ओके। हाय सर, कैसे हैं आप? बढ़िया है, आप कैसे हो? विजिबल है? बढ़िया है। हाँ जी यस सर सर। है। चलिए अगर विजिबल है तो ऑलमोस्ट 8 पार्टिसिपेंट आ गए हैं। तो आईएटीएफ के लिए ऑलरेडी मैं वैसे बता चुका हूँ आप सबको कि आईएटीएफ नेक्स्ट ईयर आने वाला है, लेटेस्ट एडिशन आने वाला है जो कि 2026 होगा। लेकिन उससे पहले आईएसओ आएगा, आईएसओ 9001 आएगा। आईएसओ 9001 लगभग लगभग सितंबर के बाद, अगस्त सितंबर या अक्टूबर में आने की संभावना है अभी के सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। सो अगर आप कोई प्लान कर रहे हो आईईटीएफ या आईएसओ 9001 की ट्रेनिंग का, तो अभी मत करो उसको, वेट कर लो, होल्ड कर लो, थोड़े टाइम के बाद कर लीजिए उसको। किसी का कोई जी क्वेश्चन है अभी? वैसे नॉर्मल कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। सर, मेरा है क्वेश्चन 6 क्लॉज से लेकर के। हेलो जी जी। सर, जैसे हमने कोई चेंजेस वाला था, प्लानिंग फॉर चेंजेस हम जो करते हैं तो उसमें मतलब जैसे तो कोई भी चेंज हुआ है, प्रोसेस में चेंज हुआ या मतलब उसके लिए मतलब हमें पूरा मतलब उसका प्रोसीजर होता है ना, चेंज प्लानिंग ऑफ एनी चेंजेस। नहीं, तो वो उसमें जब हम। जनरल क्लोज है, उसको इतना फोकस मत करो, उस क्लोज का अच्छा अच्छा। इम्पोर्टेंस नहीं है इतना। हाँ। सर, जैसे मैंने ना बता रही हूँ आपको, जैसे ना एक बार मेरे यहाँ पे ये एनसी जनरेट हो गई थी, मतलब एक्चुअली हमने कोई मतलब प्रोसेस में चेंज हुआ था सप्लायर एंड पे, तो मत नहीं कहीं हमारे एंड पे दूसरे प्लांट में। तो हमने मतलब कोई भी मतलब प्लानिंग फॉर चेंजेस में मतलब कोई भी ऐसी शीट नहीं भरी थी कि क्या किया था उसमें। तो मतलब वो चीज था कि मतलब कुछ किया नहीं है क्या, मतलब उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, रिस्क नहीं करा उस पे असेसमेंट। बहुत कम चांसेस होते हैं ऑडिटर को यहाँ पे देने के लिए ना, 6.3 प्लान ऑफ चेंजेस में। कुछ भी नहीं सर आया था, तो इसी पे ही मतलब वो दे दिया था, मतलब इसी हाँ पे ही फिर हाँ, पकड़ लिया था। इतना कुछ है नहीं इस क्लोज में, सच बताऊं अच्छा तो। अच्छा। अच्छा अच्छा। वो तो जो कोई भी चेंजेस है उसका इम्पैक्ट देखने के लिए रिस्क असेसमेंट शीट भरी जाती है ना सर, कहीं पे भी राइट चेंज होता है तो। राइट राइट। ओके। तो लगभग कितने लोग आ गए अभी? 5 6 8 9 लोग हो गए ना, तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। सो क्लोज 6 है जी। प्लानिंग का क्लोज। तो आपको कोई भी बता सकता है प्लानिंग मतलब क्या है? प्लानिंग क्लोज क्यों दिया गया है क्लोज नंबर 6 को, जबकि क्लोज नंबर 4 5 को प्लान क्यों नहीं दिया गया? पहले प्लानिंग करेंगे, मतलब जो भी मतलब कोई भी ऑपरेशंस मतलब कुछ भी करने के लिए सबसे पहले प्लान बनाएंगे ना, उसके बाद ही मतलब फिर सपोर्ट करेंगे, उसके बाद ही हम कुछ ऑपरेशंस करेंगे, तो पहले सबसे प्लान मस्ट है। सो देखिए। और 4 5 में तो हम्म। कंटेक्स या रिस्क आइडेंटिफाइड पहले करना होगा, 4.1 4.2 में। फिर वो प्लानिंग में उसी के अकॉर्डिंग हमें उस रिस्क को लेके आगे और मतलब ब्रॉड प्लानिंग करनी होगी कि हम कैसे उसको एक्शंस लें उस रिस्क पे, तो वो चीजें हैं मतलब पॉइंट वाइज करना। हेलो। जी जी। हाँ सर, आई थिंक मतलब जो ये है हमारा 6 क्लॉज प्लानिंग, तो बेसिकली इसमें हम रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं और उन पे उनके जो पोटेंशियल कॉजेस हैं उस पे प्रिवेंटिव एक्शंस लेते हैं। राइट और हमारे पास एक कंटीजेंसी प्लान बनता है, अगर हमारा कुछ फेलियर होता है तो उसके अगेंस्ट में हमारे पास क्या बैकअप ऑप्शंस हैं। राइट। अ, और इसके अलावा एक चीज और मस्ट रहती है, इसमें हम डिपार्टमेंट वाइज केपीआई डिफाइन करते हैं इसमें प्लानिंग पेज में, कि हमारे बढ़िया। क्या टारगेट रहेंगे, और कस्टमर को मतलब माइंड में रखते हुए, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को माइंड में रखते हुए हम डिपार्टमेंट वाइज केपीआई बनाते हैं इसमें। बढ़िया। और उनको मतलब जो भी प्लान रहता है कंपनी का एनुअली या हाफ ईयरली, उनको फिर रिव्यू करते हैं कि कितना रिड्यूस करना है, कितना बढ़ाना है, वो सब। बढ़िया है।
तो अब मुझे नहीं पता मैं सही हूँ या गलत हूँ, बट ऐसे ही रहता है शायद। नहीं नहीं, आपने क्लोज सिक्स के बारे में अच्छा बताया कि क्लोज सिक्स में क्या होता है। तो बेसिकली अगर बात करें क्लोज सिक्स प्लानिंग जिसका नाम है, क्लोज सिक्स में आपका क्या होता है। क्लोज सिक्स में आप देखोगे, अगर पढ़ोगे, एक्शंस टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, तो यहाँ पे आप ना एक्शंस ले रहे हो रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज के ऊपर। तो अगर कोई आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्लोज नंबर सिक्स प्लान क्यों है, क्लोज नंबर फोर और फाइव प्लान में क्यों नहीं है, उनका नाम प्लान क्यों नहीं दिया गया, तो देखिए इसका सही आंसर यही है कि क्लोज नंबर फोर फाइव सिक्स, इवन सेवन के कुछ क्लोज भी प्लान के अंदर ही आते हैं। मतलब कि अब तक जो हमने क्लोज पढ़े हैं वो सारे क्लोज क्या आते हैं, प्लान के ही अंदर आते हैं, प्लान के। बट यहाँ पे जो क्लोज नंबर सिक्स है वो प्लानिंग क्यों दिया है, क्योंकि हम यहाँ पे एक्शंस ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं, उनका प्लान कर रहे हैं, इसलिए उसको प्लानिंग फेस किया गया है। जैसे क्वालिटी ऑब्जेक्टिव एंड प्लानिंग कैसे हम अचीव करेंगे, मतलब इससे पहले जो था, इससे पहले हम उनको आइडेंटिफाई कर रहे थे क्लोज नंबर फोर और फाइव में, जैसे कि इश्यूज क्या है कैसे आइडेंटिफाई करें, आपका क्वालिटी पॉलिसी कैसे आइडेंटिफाई करें, टॉप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आइडेंटिफाई करें, और इसके अंदर एक्शंस ले रहे हैं। तो सिक्स क्लोज नंबर सिक्स छोटा क्लोज है जिसके अंदर तीन क्लोज आते हैं, 6.1, 6.2 और 6.3। 6.1 में तीन सब क्लोजेज आते हैं मेन, 6.2 में दो आते हैं, 6.3 में कोई भी क्लोज नहीं आता है। तो छोटा और प्यारा क्लोज है। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज के बारे में। अगर आप क्लोज नंबर 6.1 को पढ़ोगे ध्यान से, तो वो क्या है, एक्शंस टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। सो कई बार इंटरव्यू वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज क्या सेम है या अलग है। तो कोई बताना चाहेगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू कि रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी क्या सेम होती हैं या अलग होती हैं? हेलो। जी जी। सर मतलब मुझे जो लगता है इसमें, वैसे मैंने पढ़ा नहीं है, बट मुझे ये लगता है कि मतलब रिस्क आ रहा है, मतलब वहाँ पे जैसे किसी प्रोसेस में रिस्क है, दैट मीन्स कि वी हैव अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट्स। राइट। अगर हमें सिस्टम्स में कुछ गैप मिल रहे हैं, गैप पता चल रहे हैं, तो ही हम उनमें इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे है कि रिस्क को आइडेंटिफाई करना है और उन पे उनके जो पोटेंशियल कॉजेस हैं उसमें एक्शंस लेने हैं। ओके, और कोई बताना चाहेगा? और कोई बताना चाहेगा रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी के ऊपर कि क्या होता है रिस्क, क्या होती है अपॉर्चुनिटी? चलिए मैं बता देता हूँ। तो अगर हम पहले बात करें रिस्क की, आईएसओ के अकॉर्डिंग टू आईएसओ डेफिनेशन है ये, रिस्क क्या होता है, इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी, मतलब उसका कुछ भी काम कर रहे हो आप, कुछ भी कार्य कर रहे हो, उसका इफेक्ट क्या है। तो आप में से कोई एग्जांपल बता सकता है रिस्क का? अपनी कॉमन लाइफ में भी एग्जांपल बता सकते हो आप कि अपनी लाइफ में रिस्क क्या होता है, कैसे रिस्क को समझा जाए, या अगर हमें किसी को बताना हो रिस्क क्या है तो क्या एग्जांपल दे सकते हैं कि ये रिस्क है। कोई भी जनरल, खाने पीने का, पैसों का, घूमने जाने का, कुछ भी, पढ़ने का। रिस्क का क्या एग्जांपल हो सकता है? रिस्क मतलब जहाँ पे कुछ एबनॉर्मलिटी होने के चांसेस हैं। लेट्स एज्यूम हम रोड पे जा रहे हैं, हम गैंगवे में नहीं चल के रॉन्ग साइड चल रहे हैं, तो एक्सीडेंट के चांसेस हैं, मतलब रिस्क है वहाँ पे। राइट। बढ़िया। इस टाइप से, जैसे मतलब खाना खा रहे हैं, हमने ज्यादा खा दिया, या फिर कुछ अनहाइजेनिक खा दिया, फूड पॉइजन हो गया, तो वहाँ पे भी रिस्क है, मतलब हमें कितना क्वांटिटी कंज्यूम करना है, किस टाइप का खाना है। तो इस टाइप के रिस्क हो सकते हैं सर। राइट, बिल्कुल सही है। जैसे स्टडी के रिगार्डिंग, मतलब हमें 7 घंटे की नींद लेनी है एक, हम बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं हेल्थ को इफेक्ट करेगा वो। मैं अपनी नींद पूरी नहीं कर रहा हूँ प्रॉपर, तो वहां पे भी एक रिस्क है। राइट, ज्यादा मोबाइल देखना वो भी एक रिस्क है। हाँ, वो भी एक रिस्क है, मेरी आंखों में इफेक्ट पड़ेगा उसका। राइट। तो अगर देखा जाए नॉर्मली आम जिंदगी में, तो रिस्क को हम हमेशा नेगेटिव टर्म्स में देखते हैं, बट आईएसओ के हिसाब से रिस्क रिस्क कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव।
रिस्क की डेफिनेशन क्या होती है? इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताना चाहूँ तो देखिए, कोई भी आप कार्य कर रहे हो उसका इफेक्ट कुछ भी हो सकता है। इफेक्ट कैन बी पॉजिटिव, इफेक्ट कैन बी नेगेटिव। सो रिस्क कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी नेगेटिव। तो देखिए, आप लोग ट्रेनिंग ले रहे हो, आप लोग ये फ्री ट्रेनिंग ले रहे हो, ठीक है? तो इसका इसका इफेक्ट क्या हो सकता है? कोई बता सकता है? ये आप ट्रेनिंग ले रहे हो, इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट का इफेक्ट क्या होगा? सर इससे हमारी नॉलेज इंक्रीज होगी रिगार्डिंग आईएटीएफ, और जो हम नॉलेज लेंगे उसके बिहाफ पे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन गैप को आइडेंटिफाई करके इम्प्रूव कर सकते हैं। राइट। तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेंगे सर। हाँ, तो ये पॉजिटिव इफेक्ट है। तो रिस्क रिस्क पॉजिटिव भी हो सकता है और रिस्क नेगेटिव भी हो सकता है, बट हम आम जिंदगी में जो हमारे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वो रिस्क को नेगेटिव में ज़्यादा देखता है। कि हम मान लीजिए, जैसे आपने बताया कि अगर हम रॉन्ग साइड चलेंगे तो हमारा चांसेस ऑफ एक्सीडेंट ज़्यादा हो सकते हैं। हम खराब खाना खाएंगे तो बीमार पड़ने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। हम ज़्यादा फ़ोन देखेंगे तो हमारी आंखें खराब हो सकती है। तो रिस्क हमेशा नेगेटिव टर्म में ज्यादा देखा जाता है, पॉजिटिव टर्म में बहुत कम देखा जाता है। ठीक है, तो रिस्क रिस्क पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ये फ्री ट्रेनिंग का। फ्री ट्रेनिंग से आपको नॉलेज इंक्रीज होगी, नॉलेज रिफ्रेशमेंट हो जाएगा, और नॉलेज को आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो अगर रिस्क आपका, इफ रिस्क इज नेगेटिव, if risk is negative, it is called as risk. and and if risk is positive, it is called as opportunity. क्लियर हुआ आपको? रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज जो स्टैंडर्ड में लिखा गया है, ये दो टर्म्स, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, कोई दो अलग अलग नहीं है, ये दोनों ही एक हैं। तो अगर अगली बार आपसे कोई भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज क्या अलग अलग हैं, आपको जवाब देना है नहीं, ये दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही के पार्ट हैं। अगर रिस्क पॉजिटिव है तो रिस्क पॉजिटिव है तो उसको अपॉर्चुनिटीज कहा जाता है, रिस्क नेगेटिव है तो उसको रिस्क ही कहा जाता है। ये आईएसओ की डेफिनेशन है। आईएसओ 9001 में आईएसओ 9001 में इसने इसके बारे में लिखा गया है। किसी ने देखा है आईएसओ 9001 में ऐसा लिखा हुआ? पढ़ा था सर एक बार, मतलब ट्रेनिंग ली थी एक्सटर्नल, ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोवाइड कराई थी, तो ट्रेनर ने बताया था उस टाइम पे। राइट, तो आईएसओ ने लिखा है ऐसा। सर एक बार आप अपने एंड से म्यूट कर दीजिए ना बाकी लोगों को, थोड़ा सा अनवांटेड नॉइस आ रहा है। ओके, और कोई तो नहीं है यहाँ पे? ठीक है, सो क्लियर हुआ ये रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। तो रिस्क अगर पॉजिटिव है, अगर अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नेगेटिव रिस्क क्या हो सकते हैं? कोई बता सकता है? आपकी आपकी कंपनी में, अपनी कंपनी का चाहे तो मत बताइए, दूसरी कंपनी का बता सकते हो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नेगेटिव रिस्क क्या हो सकते हैं? इसको नेगेटिव रिस्क क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके यहाँ पे? कस्टमर कंप्लेन्स। हाई कस्टमर कंप्लेंट्स। हाँ, हाई कस्टमर कंप्लेन्स। ठीक है। प्रोडक्शन टारगेट नॉट मीट। ठीक है। पावर कट। इस वो भी टाइप के हो प्रोडक्शन सकते हैं सर। प्रोडक्शन के आ जाएगा ना, रीजन आ जाएगा वो तो। ठीक है।
हाँ frequent breakdowns, machine breakdowns, हाई मशीन ब्रेकडाउन। frequent machine breakdowns, हाँ, ठीक है। employees training issues, training, एम्प्लॉय ट्रेनिंग या एम्प्लॉय डीमोटिवेटेड। yeah, demotivated. तो नॉर्मली कोई है आप में से कोई है जो मोटिवेटेड है या सारे डीमोटिवेटेड हैं? चलिए, पॉजिटिव रिस्क के क्या एग्जांपल हैं? सारे मोटिवेटेड लग रहे हैं। पॉजिटिव रिस्क के क्या एग्जांपल हैं? Opportunities for improvement, यस, अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में? आप कैसे लिख सकते हो? क्या आपने अपनी अपनी जो कंपनी की शीट है उसमें देखा है किसी ने, रिस्क वाली शीट में, कि पॉजिटिव रिस्क लिखे हैं या नहीं लिखे? किसी ने देखे हैं आज तक? yes, जैसे ना मतलब like technology से related there is no issue, technological issues like uh, if any of the machine will break down, so we have an alternate option, so that kind तब of तो कंटिजेंसी प्लान हो गया। हाँ, तो this will be ना positive ना, if we so risk तो मतलब आइडेंटिफाइड होके हमने कंटीजेंसी में एक्शन लिया ना, ठीक है। पॉजिटिव है हमारे लिए। और मतलब हमारा जो मतलब इकोनॉमिक से रिलेटेड मतलब हमारे पास में लाइक मनी से रिलेटेड कोई इशू, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छा है हमारा। और ठीक है, बढ़िया। यस दीपक। ट्रैक मतलब प्रोडक्टिविटी वर्कर इम्प्रूवमेंट। प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट, रिस्क, पॉजिटिव रिस्क। देखिए, पॉजिटिव रिस्क आपको क्या लेने हैं? फॉर एग्जांपल, आपकी कंपनी की ओई टारगेट टारगेट 85% है। सॉरी, 85 तो बहुत ज़्यादा ले लिया हमने, 75% है। आपकी कंपनी के प्रोडक्शन का जो ओई टारगेट है वो 75% है, और आप देख रहे हो कि लास्ट 2 ईयर से आपकी कंपनी वो टारगेट मीट कर रही है। टारगेट इज मीट। तो क्या ये रिस्क है या ये अच्छी चीज है? आपकी कंपनी टारगेट मीट हो कर रही है 75% को। अच्छा है। ये तो अच्छा है। तो क्या ये रिस्क है अपॉर्चुनिटीज यस, है? अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज है। अपॉर्चुनिटी कैसे है? क्योंकि आपका 100% नहीं है, आप 75% मीट कर रहे हो, लेकिन उसको 78-80% मतलब और इम्प्रूवमेंट कर सकते हो आप, है ना? और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। तो ऐसे एग्जाम्पल्स को हम पॉजिटिव रिस्क होते हैं। जैसे नॉर्मली हम देखते हैं, जब हम बात करते हैं रिस्क की, तो कंपनी के में बहुत सारी नेगेटिव बातें बातें कर सकते हैं। मतलब किसी भी इंसान को, या अब मैं आपसे पूछूं आपकी कंपनी की बुराइयां करें, तो आपके पास 50 पॉइंट होंगे, हमारी कंपनी में ये नहीं है, खाना अच्छा नहीं है, बस अच्छी नहीं है, और मैनेजर अच्छा नहीं है, एम्प्लॉयज भी मोटिवेटेड नहीं है, तो बहुत सारी बातें हो जाएंगी। बट कभी भी हम पॉजिटिव रिस्क के बारे में बात नहीं करते हैं। तो क्योंकि हर हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ स्ट्रेंथ होती हैं। जैसे कि हम इंडिविजुअल, हमारे अंदर नेगेटिव नेगेटिव बातें बहुत होंगी, बट हमारे अंदर कुछ अच्छी पॉजिटिव थिंग्स भी होती हैं, तो उन पॉजिटिव थिंग्स को भी लिखना है। यही आई ए टी का क्लोज 6.1 बता रहा है। सो यहाँ पे किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। रिस्क क्या होता है? रिस्क इज इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। रिस्क कैन बी पॉजिटिव, रिस्क कैन बी नेगेटिव। अगर रिस्क पॉजिटिव है तो उसको अपॉर्चुनिटी कहा जाता है। नॉर्मली नेगेटिव रिस्क ज्यादा मिलते हैं। यहाँ तक किसी कोई क्वेश्चन है? सर। ये क्लियर हो गया? सर ओई पे हाँ सर सर, हाँ सर। ओई पे एक लेसन दीजिएगा आगे, क्या? और ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस पे एक वो ट्रेनिंग करिएगा सर आप। ठीक है, ठीक है। देखिए, अब हम बात करें रिस्क की। तो रिस्क रिस्क के इनपुट क्या हो सकते हैं? अगर मैं इसको लिखूं, रिस्क रिस्क के इनपुट क्या हो सकते हैं?
इनपुट मतलब कितने टाइप के रिस्क हो सकते हैं हमारे? नहीं नहीं नहीं, कोई भी। बहुत हमारे हमने अब तक पढ़ा, रिस्क पॉजिटिव नेगेटिव सब हो सकता है, ठीक है। तो रिस्क ओके। का इनपुट क्या होगा अगर हम बात करें सर स्टैंडर्ड से? सर हाई मीडियम और एक्सटर्नल लो। एंड सर इश्यूज होंगे, एक्सटर्नल इंटरनल इश्यूज, राइट। वो इनपुट होंगे। इंटरेस्टेड पार्टीज के इश्यूज से रिस्क आएगी, वो इनपुट होंगे। राइट। कस्टमर, सप्लायर, आपका जो मतलब स्टाफ से रिलेटेड है, कॉन्ट्रेक्चुअल, सबसे इंटरेस्टेड पार्टीज जो भी होंगे उनके इश्यूज सारे इनपुट्स। राइट। और भी कोई कुछ बोल रहा था शायद। देखिए, इनपुट आपका लिख लीजिए, चाहे तो लिखना हो तो क्लोज नंबर 4.1 और 4.2 आएगा आपका, ठीक है। जो IATF का क्लोज है 4.1 और 4.2 आपका रिस्क आता है। और आउटपुट क्या आएगा आपका 6.1.2, 6.1.2। देखिए, अगर हम स्टैंडर्ड में बात करेंगे तो रिस्क एनालिसिस लिखा है ना 6121, तो 612 भी लिख सकते हो, 6121 भी लिख सकते हो। 612 भी लिख सकते हो आप, और 6121 भी लिख सकते हो, दोनों ही इसके आएंगे। अगर मैं इस स्टैंडर्ड में जाता हूँ तो आप देख सकती हो 6121 रिस्क एनालिसिस। तो आपको क्या करना है, रिस्क का एनालिसिस करना है, ठीक है। तो किसी भी इंटरव्यू में कोई भी अच्छा ऑडिट करने वाला पूछे आपसे, तो आप ये आंसर दे सकते हो। और अगर आपको रिस्क के बारे में पढ़ना है तो ISO का एक स्टैंडर्ड है, ISO 31000। शायद अभी लेटेस्ट एडिशन 2018 चल रहा है उसका। ISO का 31000 स्टैंडर्ड है, जो आपको रिस्क के बारे में बताएगा कि रिस्क क्या होती है, कैसे करते हैं। बट IATF बोलता नहीं कि आपको ISO 31000 वो पढ़ना है, आप जनरल रिस्क भी निकाल सकते हो। तो ये क्लियर हुआ, 4.1 4.2 इनपुट, आउटपुट 6.1.2 हो गया। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल्स की। तो देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल बनाए गए हैं। जैसे आप में से यस जगत सिंह, आप पढ़ोगे रिशू क्या है, रिस्क क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, मेजर क्या है। आप ये पढ़ लीजिए, स्टूडेंट एनरोलमेंट का। हाँ, ठीक है सर। इश्यूज, स्टूडेंट एनरोलमेंट, रिस्क, अनपॉपुलर प्रोग्राम्स, बैड इंफॉर्मेशन अबाउट कुलियाहा, कंजुकेशन है लो एनरोलमेंट, मेजर है मार्केट रिसर्च इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस न्यू एंड अपडेट एग्जिस्टिंग स्टडी प्रोग्राम, सेकेंड है इम्प्रूव क्वालिटी वर्क ऑफ द स्टाफ, थर्ड है एडिशनल एक्टिविटी ऑफर टू स्टूडेंट्स, फोर्थ है कंटिन्यूस प्रमोशन। राइट। तो और ये एक और एग्जाम्पल पढ़ लीजिए टीचिंग का। इशू है टीचिंग, रिस्क है इसमें लो क्वालिटी ऑफ द टीचिंग बिकॉज ऑफ द टीचिंग स्टाफ, इसका कॉन्सिक्यूशन है डिससेटिस्फैक्शन, दूसरा है बैड एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट, तीसरा है लॉस ऑफ कुलिया रेपुटेशन, चौथा है लो एनरोलमेंट रेट। इसके मेजर है हायरिंग ऑफ हाईएस्ट क्वालिटी टीचिंग स्टाफ, सेकेंड है कॉन्टिन्यूस असेसमेंट ऑफ द एकेडमिक स्टाफ वर्क। तो देखिए, ये जो एग्जांपल्स मैं यहाँ पे स्लाइड में दिखा रहा हूँ, ये एग्जांपल्स आपके यूनिवर्सिटी के रिस्क की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम रिस्क को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें अपनी कंपनी के बारे में, तो सबसे पहले हम इश्यूज लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई अपनी कंपनी का रिस्क बता सकता है, कोई भी एग्जांपल, कोई इशू का एग्जांपल बताइए। रिस्क फॉर एग्जांपल हाई एब्सेंटिज्म। ठीक है। और हाई मान ली कस्टमर कोई कंप्लेंट, केमिकल हो वगैरह केमिकल, पे, वो भी है सर। लो प्रोडक्टिविटी, लो प्रोडक्टिविटी। और क्या हो सकता है? हाई हाई रिजेक्शन हाई हो सकता कस्टमर है। कंप्लेंट। हाई रिजेक्शन, यस। हाई कस्टमर कंप्लेंट्स हो सकते हैं, प्रॉब्लम आपके यहाँ पे, है ना। तो ये आपको कहाँ से मिलेंगे, ये चीजें कहाँ से मिलेंगे? ये इश्यूज मिलेंगे आपको क्लोज नंबर 4.1 से, ठीक है। 4.1 से
4.1 में आपने लिस्ट किया है, और अगर जो आप मेरी वीडियो, आप मीटिंग में आए होंगे तो फोर ट्रेनिंग में आए होंगे तो ट्रेनिंग पे हमने इसमें अच्छा डिस्कस किया था। तो 4.1 में ये आ गया इश्यूज, आपके इश्यूज क्या हैं। अब इस इश्यूज से, ये आपने इशू लिख दिया, इसका इफेक्ट क्या होगा। इफेक्ट, इफेक्ट को हम बोलते हैं सेवरिटी। इफेक्ट को क्या बोलते हैं, सेवरिटी। इफेक्ट क्या होगा अगर आपकी कंपनी में हाई एब्सेंटिज्म है, तो इफेक्ट क्या होगा उससे। लो प्रोडक्टिविटी लॉस होगी। प्रोडक्टिविटी लॉस होगी। उससे क्या होगा। कस्टमर की डिलीवरी का कस्टमर मतलब मीट नहीं कर डिससेटिस्फैक्शन पाएंगे हम। कस्टमर इफेक्ट होगा। हाँ, तो कस्टमर बेसिकली आपका, कस्टमर इफेक्ट नहीं होगा, कस्टमर हाँ, की डिलीवरी फेलियर होगी। कस्टमर डिलीवरी डिले हो जाएगी ना, हाँ, और डिले हो जाएगी, कस्टमर डिससेटिस्फाई हो जाएगा। डिससेटिस्फैक्शन डिससेटिस्फेक्शन होगा। ठीक है। लो प्रोडक्टिविटी लो प्रोडक्टिविटी से एम्प्लॉय मोरल डाउन हो जाएगा। ठीक है, और हो सकता है कि आपके कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन हो जाए। कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन हो जाए। हाई रिजेक्शन से क्या होगा, कस्टमर कंप्लेंट्स आएंगी, कस्टमर कंप्लेंट्स, है ना। कस्टमर कंप्लेंट्स आएंगी, आपको, रिवर का कॉस्ट बढ़ेगा, स्क्रैप कॉस्ट बढ़ेगा। यस, हाई न्यू ऑर्डर कैंसिल हो सकते हैं आपके कस्टमर से। हाँ, रिवर कॉस्ट इंक्रीज एंड रिजेक्ट स्क्रैप कॉस्ट इंक्रीज होगा सर इससे, यस, हाई रिजेक्शन से। इंटरनल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी आपकी। हाँ जी। हाई कस्टमर कंप्लेंट से क्या होगा आपका, आपका कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन मटेरियल ये सप्लायर रेटिंग कम होगी, एक तो रेटिंग डिक्रीज होगी हमारी। यस, न्यू ऑर्डर कैंसिल हो सकते हैं आपके। न्यू ऑर्डर कैंसिल हो जाएंगे, और जो काउंटर मेजर या सेग्रीगेशन करेंगे तो एक्सटर्नल कॉस्ट इंक्रीज होगी उसमें। राइट, तो इफेक्ट हो गया सेवरिटी, इशू आ गया, इफेक्ट आ गया सेवरिटी। अब हमें यहाँ लिखना है ओक्यूरेंस, मतलब आपको एज्यूम करना है ये कितनी बार हो सकता है आपकी कंपनी में, है ना। तो एज्यूम करना है आपको। तो हाई एब्सेंटिज्म कितना होता है, क्या आपके यहाँ पे हर दिन होता है या डेली होता फेस्टिव है। सीजन में ज्यादा रहता है सर, मतलब कम ही रहता है। फेस्टिव सीजन में मतलब ऑपरेटर्स ज्यादा छुट्टी करते हैं 50%। टाइम से, वहाँ पे ये मतलब जो अकरेंस की रेटिंग देनी है वो किस बिहाफ पे देनी है सर, मतलब वंस इन ए ईयर या फिर किस टाइप से, मतलब वंस इन ए मंथ। देखिए, रेटिंग की बात करें हम तो रेटिंग, पहले हम सेविटी की बात कर लेते हैं। तो सेविटी में हम मान ली, हम इनको रेटिंग देते हैं एग्जांपल 1 से 5 में। तो 5 कब देंगे, 5 जब देंगे जब हमारे यहाँ पे सेफ्टी इशू हो, सेफ्टी इशू हो, या फिर आपका कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन ऑर्डर नहीं देगा। 4 कब देंगे आप, 4 जब कस्टमर डिससेटिस्फाई होगा। 3 कब देंगे, जब हमारा मॉडरेट कंप्लेंट्स आएंगी, मॉडरेट कंप्लेन, और नॉट इन हाउस रिकॉर्डेड। कॉस्ट इंक्रीज होगा हमारा। यस, इन हाउस कॉस्ट। और 2 कब आएगा हमारा, जब हमारा नो कंप्लेंट्स बट ऑब्जर्वेशंस। और 1 कब आएगा, जब नो इफेक्ट होगा। माइनर इफेक्ट, हाँ, नो यस, इफेक्ट। तो ऐसे ही हमें ऑक्यूरेंस में भी रेटिंग दे देना है। 5 मतलब इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, आप 1 से 10 भी रेटिंग बना सकते हो, आप एफएमयू वाली रेटिंग भी यूज कर सकते हो। इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है, आप अपने हिसाब से रेटिंग भी बना सकते हो। 5 कब दोगे, जब आपकी कोई कंप्लेन है वो डेली आ रही है। 4 कब दोगे, जब आपकी कंप्लेन वीकली आ रही है। 3 कब दोगे, जब आपकी कंप्लेन मंथली आ रही है। और 2 कब दोगे, जब आपकी कंप्लेन हाफ ईयरली आ रही है। और 1 कब दोगे, जब आपकी ईयरली कंप्लेन आ रही है। ठीक है, इस तरीके से
डिफाइन कर दीजिए। और एक जैसे कि हाई एब्सेंटिज्म है तो नॉर्मली हम कह रहे हैं कि कभी कभी आती है, तो हम इस केस में इसको हाफ ईयरली कह सकते हैं, है ना। लो प्रोडक्टिविटी कितनी बार आती है, मान लीजिए आपकी मंथली में प्रॉब्लम आ रही है। हाई रिएक्शन कितने बार आपका आता है, हाफ ईयरली आ रहा है। हाई कस्टमर कंप्लेन ईयरली में आ रही है। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, रिस्क रिस्क लिख देना है, रिस्क। अब जो रिस्क है, रिस्क का जो डेफिनेशन के हिसाब से हमारा फॉर्मूला बन जाता है, रिस्क क्या हो गया, सेवेरिटी मल्टीप्लाई बाय ऑक्यूरेंस। तो कितना आएगा हमारा मैक्सिमम रिस्क, कितना आ सकता है, 25 यस। सो मैक्सिमम रिस्क हमारा हो सकता है 25, और मिनिमम रिस्क कितना हो सकता है हमारा 1। 1। तो यहाँ पे हम बीच में रेंज लगा देते हैं, बीच में हम कोई भी एक रेंज लगा देते हैं, फॉर एग्जांपल 15। तो अगर आपका रिस्क मोर देन 15 आता है, मोर देन 15 आता है तो उसको हम बोलेंगे हाई। अगर 10 to 15 आता है तो उसको हम बोल देंगे मीडियम। अगर मॉडरेट। यस लेस देन 10 आता है तो हमारा वो रिस्क हो जाएगा लो रिस्क। ठीक है, लो रिस्क। तो यहाँ पे हम रिस्क को डिफाइन कर देंगे। यहाँ पे यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सेवेरिटी की रेटिंग दे देते हैं, उसके बाद ऑक्यूरेंस की रेटिंग दे देते हैं, इससे आपको और ज़्यादा क्लियर रहेगा। तो सेवेरिटी रेटिंग, कस्टमर डिलीवरी है, कस्टमर डिससेटिस्फाई हो रहा है तो यहाँ पे आपका 4 आ गया। एम्प्लॉय मोरल डाउन हो रहा है, यहाँ पे हम कहीं पे डिफाइन कर सकते, जैसे एम्प्लॉय मोरल को हम 3 नंबर में डाल सकते हैं, तो यहाँ पे हम 3 नंबर दे देंगे। कस्टमर कंप्लेंट्स के केस में यहाँ पे हमारा 4 4 नंबर। नंबर आ जाएगा। न्यू ऑर्डर कैंसिल है तो हमारा ये आ जाएगा 5 में। 5 नंबर हाई सिविरिटी। हाँ, ऑक्यूरेंस में हम मान लेते हैं हाफ ईयरली है हमारा तो ये 2 नंबर आ गया। 3 नंबर मंथली है तो हमारा ये 3 नंबर आ गया। हाफ ईयरली है हमारा ये 4 4 आ गया। और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे रिस्क के अंदर, तो 4 2 जा 8, 8 9 9 16 16 20 20। आ गया। तो रिस्क क्लास आ जाएगा आपका, ये आपका 8 है, 8 क्या आ जाएगा, लो आ जाएगा। 9 भी लो में आ जाएगा, 16 हाई में आ जाएगा, और 20 हाई रिस्क में आएगा। तो इस तरीके से आप अपने रिस्क को डिफाइन कर सकते हो। ये एक प्रोसेस होता है डिफाइन करने का, इसको आप थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हो। और अब यहाँ पे क्राइटेरिया आप डिफाइन कर सकते हो कि आपके जो हाई रिस्क है उसमें आपको क्या करना है, रिकमेंडेड एक्शन लेना है। आपको कुछ एक्शन लेना है, और उस एक्शन क्या आपको क्या करना है, कौन लेगा, हु, व्हेन और स्टेटस। ठीक है, तो ये जो है, ये आपका एक्शन प्लान आ गया। अब देखिए, जो रिकमेंडेशन एक्शंस है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका क्लोज नंबर 6.1.2 आ गया। कौन सा क्लोज आ गया, 6.1.2 आ गया। और ये जो है यहाँ तक, ये आपका आ गया, ये क्लोज आ गए आपके ऑरेंज कलर वाले क्लोज आ गए 6.1 के, और ये आपका आ गया 4.1 का। तो क्लियर हुआ, इस तरीके से रिस्क को डिफाइन किया जाता है। इनपुट भी आ गया, रिस्क भी आ गया, और आउटपुट भी आ गया। ये आपका रिस्क आइडेंटिफाई हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। कोई इशू नहीं है सर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका IATF। IATF में कुछ रिस्क को डिफाइन करना मैंडेटरी माना गया है, जैसे कि प्रोडक्ट रिकॉल। आपको अपने रिस्क असेसमेंट वाली शीट में प्रोडक्ट रिकॉल को रखना ही रखना है। प्रोडक्ट ऑडिट, फील्ड रिटर्न्स एंड रिपेयर्स, कंप्लेंट्स, स्क्रैप और रिवर्क। सो आपको जो रिस्क असेसमेंट शीट बनाओगे अपनी कंपनी में, तो अगर आपने इनमें से एक भी रिस्क को नहीं लिया है तो आपको क्या, NC मिल जाएगी।
तो जब आप इंटरनल ऑडिट करते हो तब भी आपको इन चीजों को चेक करना है, अगर ये रिस्क नहीं है, क्योंकि ये शेल रिक्वायरमेंट है, तो ये तो होनी ही चाहिए, इसके अलावा बाकी रिस्क भी होनी चाहिए। ठीक है। देखिए 6.1.2.2 प्रिवेंटिव एक्शन, कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या प्रिवेंटिव एक्शन का क्लोज आईएसओ 9001 में है या नहीं है, कोई बता सकता है? प्रिवेंटिव एक्शन का तो नहीं है। सर ये नहीं है। ये नहीं है। और किसी ने देखा है? प्रिवेंटिव और एक्शन है तो आईएसओ में, लेकिन ऐसे मतलब ये सप्लीमेंटल सेपरेट क्लॉज नहीं रिक्वायरमेंट दिया है सर ऐसे, क्लॉज जैसे नहीं है इसमें इसमें। 6 IATF में क्लॉज 6 प्लानिंग बात करता है प्रिवेंटिव एक्शन की। ऐसा नहीं है सर, उसमें उसमें इम्प्रूवमेंट वाले में दिया है करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन हाँ, क्लॉज 10 में, बट ऐसे सेपरेट नहीं दिया है, प्लानिंग में नहीं दिया राइट, है। प्लानिंग फेज में नहीं दिया है। राइट, राइट, बिल्कुल राइट। देखिए यहाँ पे जो हमने किया है, ये जो येलो कलर में हमने किया है, ये खुद ही प्रिवेंटिव एक्शन है। आपने रिस्क डिफाइन करा है, रिस्क के अगेंस्ट एक्शन ले रहे हो आप। रिस्क कब करते हैं? होने से पहले। तो ये खुद ही में ही रिस्क, खुद में ही प्रिवेंटिव एक्शन है। अब देखिए कई बार ये क्यों लिया गया है, इसका रीजन ये है कि आपको पता है 2015 में आईएसओ 9001 आया था, और 2016 में आईईटीएफ आया था, लेकिन आईईटीएफ और आईएसओ 9001 की जो लोग हैं वो एक साथ बैठे थे, बट उनकी बहस हो रही थी कि प्रिवेंटिव एक्शन होना चाहिए, प्रिवेंटिव एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए, तो दोनों सहमत नहीं हो पाए। इसलिए आईएटीएफ ने इसको अभी रखा है। अगले बार जब 2026 में अपडेट आएगा तो ये क्लोज हट जाएगा, इसलिए प्रिवेंटिव एक्शन की जरूरत है ही नहीं। जब आप रिस्क असेसमेंट कर रहे हो तो रिस्क असेसमेंट में जो एक्शन ले रहे हो वो खुद में ही प्रिवेंटिव एक्शन है। तो अननेसेसरी प्रिवेंटिव एक्शन और कहाँ से लाओगे आप? तो प्रिवेंटिव एक्शंस आपके क्लोज की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछता है तो समझ लेना उसको आईईटी के बारे में पता नहीं है। क्लोज नंबर 6.1.2.3 है, इजी टू रिमेम्बर, और सबसे इंपॉर्टेंट क्लोज है। हर आईईटीएफ ऑडिट में इस क्लोज के बारे में बात तो की सर जाती है, इसमें पूछा जाता है। सर इसमें जो प्रिवेंटिव एक्शंस दिए आए, तो इसमें तो यही बोलते हैं कि जैसे प्रोसीजर बनाओ प्रिवेंटिव एक्शंस के लिए, कि हमें कैसे प्रिवेंटिव एक्शंस लेने हैं, उसका एक हम्म। प्रोसीजर हाँ होना तो चाहिए, मतलब हाँ जैसे हाँ तो वो प्रोसीजर आपका रिस्क वाला प्रोसीजर है, उसी में कवर हो जाएगा ना वो चीजें। अलग से बना हाँ, के क्या फायदा, और डबल काम हो गया ना, एक ही चीज को आप बार बार रिपीट कर रहे हो। वो जो इम्प्रूवमेंट में सर एक मतलब जो क्लॉज है उसी में मतलब रिस्क, उसमें भी प्रोसीजर हम बना के कर सकते हैं, यहाँ की प्लानिंग की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, अलग से बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा ऐसा कोई भी सर एक आईईटीएफ में क्वेश्चन नहीं था, बोला गया। जी। हम्म। जो इसका ये डॉक्यूमेंट बनेगा ना सर रिस्क एनालिसिस का, हम्म। तो मतलब उसका कोई रेफरेंस है, कुछ दिखा सकते हैं सर आप, मतलब एक्सेल किस टाइप का डॉक्यूमेंट बनेगा? और जो आपने अभी बताया था कि कुछ मैंडेटरी रहेंगे जैसे कस्टमर रिकॉल, ऑडिट प्रोसेस, तो वो उसमें मतलब किस टाइप से डाले, ऐसा कुछ रेफरेंस दिखा सकते हैं सर आप डॉक्यूमेंट का, जैसा हमने जो एक्सेल शीट सेल में, रिक्वायरमेंट है उसका? ऐसा ही बनेगा आपका। जैसा अभी हमने बनाया था ये, मतलब सेम। जिसमें हमने सीवीटी और ये हम्म। हाँ, मतलब सेम लेट्स एज्यूम होता कि है हम कभी ऑडिट कर रहे हैं, तो इस टाइप का मतलब हमें देखना है कि राइट, इस राइट। टाइप से उसने रिस्क को आइडेंटिफाई किया हो, और उसमें जो सेल वाली रिक्वायरमेंट है वो मैंडेटरी है, अगर वो अवेलेबल नहीं रहती है तो उसमें मतलब डिपार्टमेंट एनसी रेज कर सकता है ऑडिटर ऑडिटी को। राइट, राइट, बिल्कुल। कोई रेफरेंस डॉक्यूमेंट है अगर दिखा देंगे तो सर थोड़ा सा मतलब सपोर्ट मिल जाएगा। मैं आपको दिखा दूंगा। मतलब अभी नहीं है तो चलेगा, बट इन फ्यूचर अगर फर्दर हम क्लास करेंगे तो उस टाइम भी देख सकते हैं, और अभी अवेलेबल है तो फिर और अच्छा रहेगा सर। नहीं, नहीं, मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोडक्ट रिकॉल में तो मतलब यहाँ पे वही है ना कि जो भी जैसे प्रोडक्ट आया है तो उससे लेसन लर्न जो भी हमने किया है, जो प्रीवियस इम्प्लीमेंटेशन किए हैं उसके लिए रिस्क असेसमेंट किया है, तो उसको मतलब हमें वो करना है, मतलब रिस्क एज अ रिस्क लेना है कि आगे मतलब हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट हो। देखिए ऐसे है ना, आपको एग्जांपल है, ये मेरी एक कंपनी का है, तो मैं उसका नाम ऐसे डिलीट कर जी देता हूँ। सर। तो देखिए इस टाइप के रिस्क हैं आपके, जैसे कस्टमर पीपीएम हो गया, ये रिस्क है। कौन कौन इफेक्ट हो रहा है? जी। टॉप मैनेजमेंट, मार्केटिंग।
कितना होना चाहिए टारगेट? 30 होना चाहिए। हम्म, इफेक्ट क्या होगा? क्वालिटी रेट डिक्रीज हो जाएगी, बिजनेस लॉस हो जाएगा, सीओपीक्यू इंक्रीज हो हम्म, जाएगा। कौन रेस्पॉन्सिबल है? क्वालिटी हेड रेस्पॉन्सिबल है। रेटिंग नंबर देने हैं, हाई रिस्क रेड आ गया तो हाई रिस्क, एक्शन क्या ले रहे हो, और उसका इफेक्टिवनेस हर 3 महीने में उसको चेक करना है। चेक स्क्रैप, करना रीवर्क एंड रिपेयर। ठीक है, इसको मतलब हर डिपार्टमेंट में अलग अलग आएगा। जैसा कि हमने अपने क्लोज में देखा यहाँ पे, तो कस्टमर कंप्लेंट्स का आपका क्वालिटी में आपने डाल दिया, प्रोडक्ट ऑडिट हम्म। का भी आपका क्वालिटी में आ जाएगा आपका। हाँ, जो भी इश्यूज होंगे उससे रिलेटेड हम डाल देंगे वो शीट क्वालिटी राइट में। राइट, सेम वैसे ही बन ठीक है। जाएगा आपका। सर हमने ये करा हुआ है, जैसे कुछ वो इश्यूज आया था तो चेंजेस हुआ था, प्रोडक्ट में चेंज किया था डिजाइन में। तो वो मतलब इम्प्लीमेंटेशन क्या था, तो उसकी रिस्क असेसमेंट की थी। तो वो रिस्क असेसमेंट शीट एक होती है, तो उसमें वो हमने भर लिया, हमने देख लिया कहाँ कहाँ पे मतलब कोई रिस्क ना हो अगर चेंजेस हो रहा है। तो फिर वो जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो उसके बाद मतलब वही प्रोडक्ट रिकॉल में जो डिजाइन चेंज की, तो वो मतलब उसको रिस्क असेसमेंट करके एक्शंस लिया, तो वो आ गया पूरा साइकिल। देखिए, आपका जैसे आपने किसी क्वालिटी का बनाया, तो आपको पता है प्रोडक्ट ऑडिट कंप्लेंट्स नॉर्मली क्वालिटी देखती है कंपनी में। तो आपने प्रोडक्ट जी ऑडिट की ये कर दिया, रिस्क असेसमेंट कर दिया। एक प्रोडक्ट ऑडिट का कर जी दिया, दूसरा कंप्लेंट्स का कर दिया। कंप्लेंट्स का कहाँ है? ये रहा कस्टमर सेटिस्फेक्शन या कंप्लेंट्स का, आपने एनसी कर दिया। तो आपकी एनसी नहीं मिलेगी यहाँ पे, आप क्योंकि आपने आइडेंटिफाई कर रखा है रिस्क को। क्लियर जी हुआ? जी। हाँ सर। इस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, देखिए ये क्लोज है 6.1.2.3 कंटीजेंसी प्लान। कंटीजेंसी प्लान सबसे इंपॉर्टेंट क्लोज है और इसको याद करना बहुत इजी है। आपको बस याद रखना है क्लोज नंबर 6। 6 के बाद क्या है? 1 2 3 है। 6 के बाद 1 2 3 आ जाएगा, मतलब कंटीजेंसी प्लान है। अब कंटीजेंसी प्लान का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? Sir, it is a kind सर of alternate plan. Alternate. If we have a plan A, then we should have also plan B. राइट, सो कंटीजेंसी प्लान का मतलब है प्लान ए और प्लान बी। राइट, इफ प्लान ए फेल, Yes, sir. Then we will go for व्हाट plan B. इज आवर प्लान बी? ठीक है, तो प्लान ए फेल हो गया तो प्लान बी क्या है? इसी को नॉर्मली हम कंटीजेंसी प्लान की बात करते हैं। जैसे कि नॉर्मली हम अपने कंपनी में जाते हैं डेली, या कहीं घूमने जाते हैं। जैसे आप लोग कहीं घूमने गए, तो आपका प्लान ए क्या था कि भाई मनाली घूमना है, और मनाली घूमना है तो आपका हो सकता है कि जिस दिन आपको जाना है आपके कुछ दोस्तों ने कैंसिल कर दिया, या उनको और कुछ प्लान बन गया और वो आपके साथ नहीं आए। तो आपका प्लान बी क्या है? हो सकता है कि आप और कहीं घुमा, हो सकता है कि आप और नए दोस्तों को इन्वॉल्व करो। सो कंटीजेंसी प्लान सिमिलर है। कंटीजेंसी प्लान का यूज कब किया जाता है? नॉर्मली कंटीजेंसी प्लान का यूज आपके कस्टमर की डिलीवरी को किया जाता है। तो वो सारी कंडीशन जिनसे आप अपने कस्टमर को डिलीवरी फेल कर सकते हो या कस्टमर को इफेक्ट आएगा, उन सारी कंटीजेंसी का आपको प्लान बी बनाना है। वो सारी कंडीशन जिन कंडीशन से आप अपने कस्टमर की डिलीवरी को फेल कर सकते हो, उनका आपके पास कंटीजेंसी प्लान होना चाहिए। आईएटीएफ में कुछ कंटीजेंसी का मांगा हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बात करूं, तो की इक्विपमेंट फेलियर, अगर आपके मशीन इक्विपमेंट जो की इक्विपमेंट है वो फेल हो गए, तो प्लान बी क्या है? लेबर शॉर्टेज, लेबर भाग गई या लेबर नहीं आ रही तो क्या होगा? अगर आपके सप्लायर प्रोडक्ट नहीं दे रहे या लेट दे रहे हैं तो क्या होगा? अगर आपके यहाँ भूकंप आ गया तो क्या आप उसको कैसे आप दोगे कस्टमर को प्रोडक्ट? फायर, आपके प्लांट में फायर लग गई तो आप कैसे प्रोडक्शन दोगे अपने कस्टमर को? यूटिलिटी इंटरप्शन हो गया, साइबर अटैक हो गया, लेबर शॉर्टेज हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डिसरप्शन हो गया, और एक कोविड वाला पेंडेमिक भी ऐड कर रखा है। तो ये सारे आपके पास मैंडेटरी कंटीजेंसी प्लान है, मिनिमम मतलब शेल रिक्वायरमेंट, इसके अलावा अलग भी होनी ही चाहिए। क्लियर हुआ? Yes, sir.
कंटीजेंसी प्लान में कोई क्वेश्चन? सर ये साइबर अटैक वाले में क्या करेंगे, लाइक उसमें आईटी साइबर वाले अटैक में आप जैसे कि अपने डेटा लैपटॉप, बैकअप, हाँ डेटा बैकअप कर सकते हो, डेटा बैकअप। इट एंटीवायरस इज सिस्टम लगा रिगार्डिंग टू सकते डेटा बैकअप। हम्म। हो। इसके अंदर सर एक सेंसर इंटरप्रेशन करके नया वर्ड कुछ ऐड हुआ था, मुझे याद आ रहा है कुछ, उसके बारे में कुछ बता पाएंगे सर? हाँ वो ऑलरेडी मैंने वो कवर किया था पहले, एक्सरसाइज किया। ओके, हाँ पर बता दूंगा मैं दोबारा। कोई नहीं सर, अभी हाँ कंटिन्यू करते हैं सर अभी। हाँ। देखिए कंटीन्यूसी प्लान में ना सबसे इम्पोर्टेंट क्लोज में ये आता है एफ नंबर। यहाँ पे लिखा गया कि एनुअली एट अ मिनिमम, मतलब हर साल आपको कंटीन्यूसी प्लान को रिव्यू करना है। तो अगर आपका ऑडिट में, अगर आपने देखा कि आपने 2018 में कोई कंटीन्यूसी प्लान बनाया था, उसको 2019-20 में अपडेट नहीं किया या रिव्यू नहीं किया, भले ही चेंज नहीं किया हो, चेंज करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन रिव्यू नहीं किया तो ऑडिटर आपको एनसी दे देगा। तो रिव्यू करना मैंडेटरी है हर साल। और कैसे करना चाहिए? यूजिंग मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, मतलब टॉप मैनेजमेंट के साथ सीएफटी टीम होनी चाहिए। अगर सीएफटी टीम नहीं है तो भी एनसी दे दी जाएगी। नॉर्मली इसको क्वालिटी वाले एमआर ये लोग ही कर देते हैं, बट उस लिस्ट में कंटीन्यूंसी प्लान की चेकशीट में उन सबका नाम होना जरूरी है, नहीं तो एनसी दे सकता है वो आपको। ठीक है। और क्लोज नंबर 6.2 है क्वालिटी ऑब्जेक्टिव एंड प्लानिंग टू अचीव देम। क्वालिटी ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, कोई बताएगा? केपीआईस होते हैं, मतलब यस डिपार्टमेंट वाइज टारगेट। यस। सो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं होता, ये केपीआईस होते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के केपीआई होते हैं। और इन केपीआई को एनुअली आपको रिव्यू करना है, मिनिमम मिनिमम एनुअली आपको रिव्यू करना इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इन आईएटीएफ। आईएसओ में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है साल में करना। सर एक क्वेश्चन था इसमें, हम्म लेट्स अज्यूम हमने अपने साल का टारगेट लिया है केपीआई का, इन हाउस रिजेक्शन का 1000 पीपीएम। हम्म अब इसमें दो केस है, एक तो हमने टारगेट अचीव किया, एक हमने नहीं अचीव किया। हम्म। तो उस केस में जब हम रिव्यू करेंगे तो इसका कितना परसेंट बढ़ाएंगे और कितना परसेंट घटाएंगे एनुअली जब हम रिव्यू करेंगे तो? वो डिपेंड करता है आपके टारगेट्स क्या हैं, मतलब आपका विजन क्या है, आपका आपके क्वालिटी पॉलिसीज क्या बोल रही हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हर ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आपका अचीव होता है उसका 10% लेके चलते हैं नॉर्मली। अगर बट ऐसा अगर कोई अचीव नहीं स्टैंडर्ड हुआ नहीं है। उस केस में इंक्रीज करते हैं या हाँ सेम रिमेन रहता है सर वही? नहीं, अगर अचीव नहीं हुआ तो दोबारा वही रख देते हैं, सेम सेम वही अच्छा, टारगेट सेम ही देते हैं। रहेगा। सेम देते हैं, मतलब कितना अचीव नहीं हो वो देखना पड़ेगा। अगर आपको बहुत दूर हो तो आपको थोड़ा और कम देना चाहिए उसको, क्योंकि आपको पता है कंडीशंस वैसी नहीं है, और कम दे सकते हो। बट नॉर्मली ऐसे केसेस में जहाँ अचीव नहीं होता है तो सेम दे देते हैं। कुछ कंपनी में मैंने देखा है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में देखा है, वहां पे क्या करते हैं टारगेट, जैसे कि अगर आपका टारगेट 100% मीट हो गया तो आपको आपका इतना परसेंटेज इंक्रीमेंट होता है। अगर आपका 90% हो गया तो इतना होता है। अगर लेस देन 90 है तो इतना होता है। मतलब आपको ऐसा नहीं कि 100% अचीव ही करना है, 90 तक रखते हैं उसको, मतलब प्लस माइनस -10 रखा जाता है। तो 100 ओके, होना। मेरी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में मैंने सीनियर्स से क्वेश्चन किया था बट मुझे सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला इसका। बट उनके अकॉर्डिंग 50% रिड्यूस करते हैं हम हर साल। नहीं ऐसा कोई रूल वो, नहीं है, हाँ, ऐसा कोई रूल नहीं है। उन्होंने उन्होंने मुझे आंसर किया था कि 50% रिड्यूस करते हैं। मतलब सर एक दिन तो फिर ये जीरो से भी नीचे चला जाएगा अगर हमारे अचीव हो रहे हैं तो। राइट, और वो फिर मैंने वही पूछा था, मतलब प्रैक्टिकली हाँ, पॉसिबल नहीं है ना। पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मेरा थोड़ा सा डाउट था सर इसमें कि रिव्यू कैसे करते हैं और टारगेट कैसे लेते हैं हम। तो देखिए मैंने एक कंपनी में बहुत अच्छा देखा था। उनकी कंपनी में क्या था, उन्हें केपीआई डिफाइन करे, जैसे आपने कहा 1000 पीपीएम तो 1000 पीपीएम कर दिया। अब जरूरी नहीं 1000 पीपीएम हो जाए, कुछ कंपनी में क्या होता है क्वालिटी बहुत अच्छा कर दे, मान लीजिए आप 1000 1000 का आपने 900 कर दिया, और कुछ में हो सकता है बढ़ भी जाए तो 1200 भी हो सकता है। तो आपका 100% इज अ टारगेट, प्लस माइनस 10% रख दीजिए, मतलब कम हो गया 90% तक भी चलेगा, और अगर ज्यादा होता है 110% तक, मैक्सिमम 110% तक जा सकता है टारगेट। तो इस तरीके से टारगेट भी रखे जा सकते हैं। बट ये एक ही कंपनी में देखा आज तक मैंने, और कोई कंपनी में नहीं देखा। तो वो बेस्ट अप्रोच लगी मेरे को आज तक की।
जैसे कस्टमर कंप्लेंट होती है उनका टारगेट, कस्टमर कंप्लेंट कभी 0 नहीं होती, लेकिन उनका टारगेट कई लोग 0 रख लेते हैं, तो क्या ये ठीक है? कस्टमर कंप्लेंट्स का टारगेट 0 आपको रखना ही नहीं चाहिए, बट हम ट्राई करना चाहिए 0 की तरफ जाएं। अब सही है गलत है, देखिए इसमें दो तरीके हैं। एक तो होता है डॉक्यूमेंट में दिखाने के लिए, और काफी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, टारगेट 0 दिखाती हैं लेकिन एक्चुअल में इंटरनली उसको से 3 या 4 या 5 ऐसा डिफाइन करती हैं। बाकी 0 रखना तो इन इंडिया के हिसाब से गलत है। अगर मैं सिचुएशन टू सिचुएशन बात करूं, क्योंकि अभी इंडियन इंडस्ट्री इतना हाई लेवल पे नहीं पहुंची कि उसको 0 रख सके, तो गलत है वहां पे। अगर वही के जापान में बात करूं तो वहां पे पॉसिबल है वो, क्योंकि वहां पे वेरिएशंस कम है। हमारे यहाँ पे वेरिएशंस बहुत जाता है, मैन टू मैन, मशीन टू मशीन। तो हमारे यहाँ नहीं रखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, बट टारगेट रखना गलत है। ओके। और लास्ट क्लोज है 6.3 प्लानिंग ऑफ चेंजेस, जो ये बताता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो प्लान है उसको कोई भी चेंजेस है उसको प्लान वे और सिस्टमेटिक मैनर में चेंज करना चाहिए, ताकि आपकी इंटीग्रिटी मतलब जो ईमानदारी है, ऑनेस्टी है क्यूएमएस की, वो मेंटेन हो सके, रिसोर्सेस अवेलेबल हो, रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर हो। तो ये सिंपल क्लोज है, इसका कोई ज्यादा मीनिंग नहीं बनता है यहाँ पे। यहाँ पे हमारे क्लोज 6.3 भी खत्म होता है। 6.1 में हमारा रिस्क था, 6.2 में हमारे केपीआईज थे, और 6.3 में हमारा प्लानिंग ऑफ चेंजेस था। कोई क्वेश्चन है तो कोई पूछ सकता है, नहीं तो आज हम यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लोज